नमस्कार, मैं हूं नंसी शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर हो रही सियासत पर करेंगे। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के लगातार आ रहे मामलों को लेकर सियासत तेज हो गई है। गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि राज्य में धर्मांतरण के खिलाफ अगले सत्र में सख्त कानून आएगा। नए कानून में पुलिस सख्ती के साथ धर्मांतरण करने वालों पर कार्रवाई करेगी। वहीं प्रलोभन, लालच और धमकी देकर धर्मांतरण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस कानून में धर्मांतरण को लेकर कड़े प्रावधान होंगे। प्रस्तावित नए कानून पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही है। बैज ने यह आरोप लगाया कि बजरंग दल जैसे संगठन भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। अगर कहीं धर्मांतरण हो रहा है तो यह भाजपा सरकार की नाकामी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के साथ साथ चर्च पर हमलों को लेकर भी सियासत गर्म है। रायपुर में मंगलवार को संयुक्त ईसाई समाज ने रैली निकाली। रैली में शहर और आसपास के इलाकों से आए सैकड़ों लोगों ने चर्च और ईसाई समुदाय पर हो रहे हमलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। समाज के लोगों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चर्चों पर हमले और तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ी हैं। इसके अलावा कई ईसाई परिवारों और पास्टरों के खिलाफ धर्मांतरण के झूठे आरोप लगाकर एफआईआर भी दर्ज कराई गई। ये कार्रवाई समुदाय को डराने और सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। ईसाई समुदाय ने जैसे आरोप लगाए हैं वैसे ही आरोप कांग्रेस के हैं। तो क्या धर्मांतरण विरोधी कानून केवल सियासी शगुफा है और क्या गारंटी है कि इस कानून के बाद धर्मांतरण पर पूरी तरह रोक लग जाएगी? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। वर्तमान में 1968 का एक धर्म स्वतंत्र अधिनियम का प्रावधान लागू है, उसके आधार पर कार्रवाई होती है। तो लालच से, दबाव से, धमका करके धर्मांतरण अवैध जो होते हैं उनके संदर्भ में नए कानूनी प्रावधान की तैयारी है, अगले सत्र में आएगा और नए कानूनों के साथ पुलिस सज्ज होगी और कार्रवाइयां होंगी। पुलिस के हाथ में फिर नए प्रावधान होंगे, नए कानूनों के आधार पर फिर कार्रवाइयां। अवैध रूप से ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही लालच दे करके और डरा धमका करके जो धर्मांतरण की प्रक्रियाएं होती हैं वो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। जो ऐसा करते हैं उनके लिए भी कार्यवाहियां, उसमें अच्छी कार्यवाहियां। मतलब सरकार में कानून नाम की चीज नहीं है क्या? ये तो बड़ा आरोप लगाते थे कांग्रेस पर, और आज आखिर ऐसा माहौल क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ बजरंग दल जबरन का इस तरह का माहौल पैदा कर एफआईआर करा के जेल भेज दो, डराओ धमकाओ, प्रदेश में माहौल बनाओ। फिर इस प्रदेश प्रवक्ता का इस तरह का बयान, मतलब सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। ये विफलता को छुपाने के लिए सिर्फ राजनीतिक प्रोपोगंडा कर, इस तरह का माहौल पैदा कर एक ध्रुवीकरण, वोटों की ध्रुवीकरण करने की ये कहीं न कहीं बड़ा साजिश है। अगर धर्मांतरण हो रहा है तो फिर सरकार क्या कर रही है? हमारा सबसे बड़ा सवाल, क्या कर रही है सरकार? किसकी सरकार है अभी? इसलिए दूसरे के ऊपर आरोप लगाना आसान है और कहीं न कहीं ये सिर्फ धर्मांतरण के नाम से प्रदेश में एक माहौल खराब करना और अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाने का एक बड़ा षड्यंत्र है। तो मामला बेहद गंभीर है और इस पर आज हम चर्चा करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ में जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता डॉक्टर गंधा पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है नांदी टीवी में। चर्चा की शुरुआत रमेश जी मैं आपसे करना चाहूंगी। पहली प्रतिक्रिया आपसे ही लेना चाहूंगी, चूंकि ये जो विषय है आज का ये काफी गंभीर भी है और संवेदनशील मुद्दा भी है धर्मांतरण। चूंकि ये कुछ सालों की परेशानी नहीं है, ये लगभग दशकों हो चुके हैं धर्मांतरण के मामले पर सियासत होते हुए या धर्मांतरण के मामलों पर हिंसा भड़कते हुए, और इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी सियासत भी चल रही है, हिंसा भी भड़क रही है। हम देख रहे हैं कि केस तो दर्ज होते हैं, गिरफ्तारी भी की जाती है, कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन उसके बाद जो हिंसा इलाके में भड़कती है, जो हिंसा शहर में भड़कती है, उससे कहीं ना कहीं लोगों पर भी असर पड़ता है, जो उनका जनजीवन है वो भी प्रभावित होता है।
नैन्सी जी, देखिए, धर्मांतरण एक भारत देश के लिए बहुत गंभीर विषय है और निश्चित रूप से धर्मांतरण पर रोक होनी चाहिए। ये धर्मांतरण विषय को समझना बड़ा थोड़ा सा पेचीदा है। जो लोग बातें करते हैं वस्तुतः है क्या? भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी धर्म में जा सकता है, उसका अनुपालन कर सकता है, उसका अनुयायी बन सकता है, इस पर भी कोई रोक टोक नहीं। लेकिन जब उस धर्म के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर एक लक्ष्य केंद्रित करके उसका दुरुपयोग किया जाता है, उसे एक टूल्स के रूप में उपयोग किया जाता है, तब वहां पर दिक्कत खड़ी होती है। आज भारत देश में खास करके आप पूर्वोत्तर राज्यों में देखिए, वहां पे ईसाई मिशनरियों ने किस तरह से धीरे धीरे धर्मांतरण का जाल फैला करके पूरी डेमोग्राफी बदल दिया है। छत्तीसगढ़ में भी उसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि अकेले सरकार इस अभियान को नहीं रोक सकती। इसके लिए समाज में भी जागरूकता होनी चाहिए, लोगों को इस पर रोक लगाने के लिए पहल करनी चाहिए। हाँ, एक बात जरूर मैं कहूंगा कि इसमें हिंसक कोई चीज नहीं होनी चाहिए, हिंसा जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। किसी के घर पे तोड़फोड़ करना, किसी के साथ मारपीट करना, कहीं उपद्रव करना, ये जायज नहीं है। ये निश्चित रूप से सरकार का विषय है, सरकार के कानून व्यवस्था का पालन कराना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन जो लोग धर्मांतरण इस तरह से अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, मैं समझता हूं उसके लिए कोई ठोस पहल या ठोस नीति या ठोस कोई नियम, कानून, कायदे नहीं बन पाए हैं, जिसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार अभी धर्मांतरण नीति को लाने का कोशिश कर रही है। उस पे एक अच्छा ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। जैसा पिछली विधानसभा में भी ये बात सामने आई थी। अभी हाल में ही छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और जो गृह मंत्री का कार्यभार देख रहे हैं विजय शर्मा जी ने भी ये बात कही है। तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस को भी साथ आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं ये कहती है कि वो धर्मांतरण के पक्ष में नहीं है, वो भी धर्मांतरण के खिलाफ है। तो मैं ये कहूंगा कि इसके लिए सामाजिक संगठन, सरकार और विपक्ष के नेता सभी एकजुट होकर के एक समावेशी नीति तैयार करें, जिससे किसी को न दिक्कत हो और जो ईसाई मिशनरी हैं, हमारे मसीही समाज के लोग हैं, उनको भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना। जी बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं कानून की जरूरत है और कानून की ना सिर्फ जरूरत है बल्कि उसका सख्ती से पालन हो, इस बात को भी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। चूंकि कानून फिलहाल भी है लेकिन धर्मांतरण पर अभी तक लगाम नहीं लग पाया है। देख रहे हैं कि हर रोजाना किस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं और उससे भी महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब उन केसों के बाद में हिंसा भड़कती है। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों पर हमला करते हैं, उनके घरों में तोड़फोड़ करते हैं, मंदिर हो या चर्च हो या मस्जिद हो, उनमें जाकर तोड़फोड़ करते हैं। तो जो सांप्रदायिक भावना हैं वो भी आहत होती हैं। जो हिंसा भड़कती है उससे भी कहीं ना कहीं जनहानि तो होती ही है, लेकिन लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। आपसे और मैं आगे चर्चा करूंगी। डॉक्टर गंधर्व जी की ओर हम रुक कर लेते हैं। गंधर्व जी, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट आपसे मैं लेना चाहूंगी। क्या इस पूरे मामले पर आपका कहना रहेगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्योंकि धर्मांतरण जो मुद्दा है वो बेहद संवेदनशील मुद्दा है और एक ऐसा टॉपिक है जिस पर चर्चा होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि इसके लिए क्या हम काम कर रहे हैं, धर्मांतरण रुके, इसको लेकर क्या हम फिलहाल ऐसी योजना लेकर आए, क्या हम ऐसे प्रावधान लाएं? चूंकि ये कहा जा रहा है कि अब अगले सत्र में जो है कानून लाया जाएगा। सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार, जय जोहार। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि ये आज की कोई चीज नहीं है, दशकों पुरानी चीज है। यहाँ पर लगातार भोले भाले आदिवासियों को, शोषित वंचित वर्ग के लोगों को बहला फुसला करके, लालच दे करके, संघाई सभा के माध्यम से या किसी दबाव पूर्वक उनको धर्मांतरित किया जाता है, मतांतरित किया जाता है। उसका भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा से पुरजोर विरोध करते रहे हैं। हमारे पूर्व नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह चुदेव जी ने इस प्रकार की चीजों को लेकर के पूरे प्रदेश में घर वापसी अभियान चलाया था। लाखों लोगों ने अपने मूल धर्म में वापसी भी की थी। और जिस प्रकार से अभी कानून की जो चर्चा हो रही है, तो 1968 का धर्म विधेयक कानून जो है
जो धर्म परिवर्तन के लिए लगता है, तो उसके आधार पे अभी कार्रवाई होती है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से करें, गिरफ्तारी हुई, कोर्ट के पास गए, इस प्रकार की चीजें। तो उसमें जो सजा का प्रावधान है और जो जमानत की राशि है वो बहुत कम है। अब आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए उसमें जो सजा है उसको भी बढ़ाया जाएगा और जिस प्रकार से जो जमानत की राशि है उसमें भी वृद्धि की जाएगी। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो 1867 में उस समय कोई जर्मन चांसलर आकर के यहाँ बलौदा बाजार में पहले चर्च का निर्माण करते हैं। उसके बाद लगातार छत्तीसगढ़ में उसी के बगल में कब्रिस्तान, फिर इनके स्कूल खुलने लग जाते हैं, अस्पताल खुलने लग जाते हैं। ये आजादी के पहले की घटना है। फिर जशपुर में पहला धर्म परिवर्तन किया जाता है जो आजादी के पहले हुआ था। 1962 में जशपुर में एशिया का सेकंड लार्जेस्ट चर्च बन जाता है छत्तीसगढ़ में। और 2011 की जब जनगणना देखते हैं तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की आबादी में 2% लोग, लगभग 5 लाख लोग ईसाई धर्म को मानने वाले थे। भारत का संविधान सभी को अपने धर्म को मानने की आजादी देता है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग उस धर्म के नहीं हैं, अगर उनको बहला फुसला करके इलाज के बहाने या पैसा देने के बहाने या कोई सुविधा देने के बहाने या दबाव पूर्वक उनको धर्मांतरण करने का प्रयास किया जाएगा, जैसा कि अभी हाल की घटना देखी गई कि उसमें कोई बीमार व्यक्ति था तो उसके लिए एक संगाई सभा का आयोजित किया गया था। जब वहां बजरंग दल के साथी पहुंचे और उन्होंने बोला कि इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए, धर्मांतरित करने का गलत तरीका है, तो उन्होंने क्या स्पष्ट कहा कि हम किसी का इलाज कर रहे हैं, इलाज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे धर्मांतरण से जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार के जो लूप होल का फायदा उठा करके प्रदेश की डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास हो रहा है, उसके विरोध में हम सब हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इसका विरोध करती है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून जो बना सकते हैं प्रदेश में वो बनाने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। पिछले सत्र में भी आने को था, पर ड्राफ्टिंग में उसमें और क्या क्या चीजें की जा सकती है कि फिर आगे चल के इसके दूरगामी परिणाम में फिर कोई नया विधेयक लाना पड़े, तो वो ड्राफ्ट पूरा एक कंप्लीट करके उसको आने वाले सत्र में, जैसा कि माननीय गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने कहा है, आने वाले सत्र में वो सभी के बीच में होगा और छत्तीसगढ़ शीघ्र अतिशीघ्र इस समस्या से मुक्ति पाएगा। बिल्कुल, यानी और वाकई जरूरत है कि धर्मांतरण पर रोक लगाई जाए और जिस तरह से अवैध धर्मांतरण जो किए जा रहे हैं, जिस तरह से आपने भी कहा कि जो लोग स्वेच्छा से अगर किसी धर्म को अपना रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर किसी प्रलोभन के जरिए, किसी लालच के जरिए या धमका कर उन्हें किसी धर्म में बुलाया जा रहा है या उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है, तो इस स्थिति में उन पर क्या कार्रवाई होगी ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। रमेश जी की ओर एक बार हम फिर से रुक करेंगे। रमेश जी, अगर इसकी मुख्य हम वजह जानने की कोशिश करें तो जो दूरस्थ अंचल होते हैं, जो ग्रामीण अंचल होते हैं, अक्सर हम देखते हैं वहां पर ज्यादा धर्मांतरण होता है। इसके पीछे जो प्रमुख वजह है, या तो लालच दिया जाता है उन लोगों को, पैसों का लालच होता है, या फिर उसके अलावा और भी कई कारण होते हैं। दूसरा, जो दलित परिवार होते हैं या जो ऐसे परिवार होते हैं जिन्हें समाज धिक्कारता है, जिन्हें समाज उतना सम्मान नहीं देता, तो एक ये भी वजह होती है कि सम्मान पाने के लिए फिर वो परिवार दूसरे धर्म में चले जाते हैं। तो कई कारण हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जन जागरूकता की बेहद जरूरत है? हमें एक अभियान भी चलाना चाहिए इसके साथ साथ जो लोगों को जागरूक करे, उन्हें अपने धर्म के बारे में भी बताए। देखिए, ये एक मुखौटा बना दिया जाता है, लोगों के बीच इस बात का भ्रम फैलाया जाता है कि उनको सम्मान नहीं दिया जाता और अपमान अपने समाज में महसूस करते हैं, इसलिए धर्मांतरित हो जाते हैं। बिल्कुल ये गलत बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। ये एक आवरण बनाया जाता है उनको पूरी तरह से। मैं तो ये कहूंगा कि आप देख लीजिए, जो धर्मांतरित होकर के लोग गए हैं, क्या उनको वहां उच्च पद दे दिया जाता है? क्या उनको वहां बहुत सम्मान मिलता है? उनको वहां वही स्थिति होती है जिसकी वो समझ नहीं पाते, लेकिन जब दलदल में फंस जाते हैं तो फिर अपनी बात नहीं कर पाते। ये बिल्कुल गलत बात है और निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि भारतीय समाज बहुत आगे बढ़ चुका है। आप देखिए, मैं दो छोटे छोटे उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश करूंगा। आपने देखा होगा कि कहीं भी हिंदू समाज के लोगों द्वारा मुस्लिम समाज को हिंदू बना दिया गया, या ईसाई समाज के लोगों को हिंदू बना दिया गया, या दूसरे समाज के लोगों को मतांतरित करके हिंदू बना दिया, ऐसी घटनाएं आप कहीं नहीं देखेंगे। सिर्फ आप एक ही जगह पाएंगे कि ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण किया गया, या कुछ मुस्लिम जो मौलवी लोग हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में भी छांगुर बाबा का मामला सहारनपुर में सामने आया,
को किस तरह से एक टारगेट करके गरीब परिवार के हिंदू परिवारों को धर्मांतरित करके मुस्लिम परिवार में ले जाते हैं। तो ये इस तरह से बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं। छोटी छोटी जगहों पर लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं और नाम इसका दे रहे हैं कि धर्मांतरण करा रहे हैं या उनको सम्मान दे रहे हैं या उनको आर्थिक लाभ दे रहे हैं। इस तरह की बातों को थोड़ा समझने की जरूरत है और इस पे सूक्ष्म विवेचन करने की जरूरत है। इसमें किसी को भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, यानी कि जन जागरूकता की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि किस तरह से ये प्रोपेगेंडा एक चलाया जा रहा है, उन्हें उस झांसे में नहीं आना है। आप लौटूंगी आपकी ओर। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिमन्यु मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अभिमन्यु जी आपका नादी टीवी में। आपसे भी मैं ओपनिंग स्टेटमेंट चाहूंगी, आपकी पहली प्रतिक्रिया इसको लेकर, धर्मांतरण को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या धर्मांतरण पर रोक लगाना चाहिए या नहीं चाहिए? और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि इस बार ये कहा गया है कि अगले सत्र में नया कानून लाया जाएगा, तो उसके हित में कांग्रेस कितनी नजर आ रही है? जी नंदी जी नमस्कार आपको, गंधर्व भाई नमस्कार, रमेश जी को नमस्कार। देखिए पार्टी का पक्ष हमारे तो स्पष्ट है इस मामले में। हम संविधान के हिसाब से चलने वाली पार्टी, और जैसे अगर कोई अपने मन से कोई भी धर्म को मानना चाहता है तो संविधान उस बात को बिल्कुल अलाउ करता है। और अगर कोई लेकिन धर्मांतरण कराया जाए किसी तरह का प्रलोभन देके, किसी तरह का दबाव डाल के या फिर कुछ अंधविश्वास में किसी को ढकेल करके, तो ये बिल्कुल गलत है। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और पहले कानून बने भी हुए हैं, चाहे फॉरेन फंडिंग की बात करें, चाहे इन सब अवैध धर्मांतरणों की बात करें। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि ये कानून कमतर है, तो क्योंकि कानून की आपने बात की तो बिल्कुल कानून लाएं, उसका स्वागत हम करते हैं। लेकिन हमारा विरोध इस बात का रहता है कि उसका राजनीतिकरण आप लोग ना करें। आप लोग हल की ओर जाएं और हल निकालने की कोशिश करें। केवल राजनीतिक मुद्दा बना करके वोट लेने का काम यहाँ पर क्या होता है, बवाल होता है। अभी देखिए नन वाले केस में भी क्या हुआ, इनके खुद के अध्यक्ष आकर के उनको बेल के बाद उनको रिसीव करके लेकर के गए। तो और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पहले कुछ और बोल रही थी, फिर बाद में कुछ और बोलने लग गई। उप मुख्यमंत्री जी विजय शर्मा जी तो इतना तक कह रहे थे कि हमारे पास ठोस सबूत हैं उनके खिलाफ और हम कार्रवाई करेंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और किस प्रकार की चीजों की बात कर रहे थे, क्या हुआ, बेल मिल गई और खुद बीजेपी अध्यक्ष जो केरल के हैं वो आए और उनको लेकर के गए और सारी बातें स्पष्ट की। उन्होंने पहले ही अपने महामंत्री जी को भेज दिया था मिलने के लिए। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। एक स्पष्ट रूप से जो धर्मांतरण के प्रति रुख अपनाना चाहिए जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसको, भारतीय जनता पार्टी को, और उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। और बिल्कुल सही बात की रमेश जी ने कि अगर वनांचल के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा और जितना हो सके वहां पर सरकारी सुविधाओं से लेकर के हर चीज पहुंचेंगे, उतना ज्यादा आसान होगा इनसे। बिल्कुल, यानी कि ये कहना है कि बीजेपी मात्र सिर्फ राजनीति करती है, मुद्दे पर हल नहीं निकाल रही है। जवाब ले लेते हैं, गंधर्व जी हमारे साथ में जुड़े। गंधर्व जी, अभिमन्यु जी का कहना है कि बीजेपी मात्र इस मुद्दे पर राजनीति करती आ रही है, वोट जो है कहीं ना कहीं वोटों की राजनीति करती है उस मुद्दे पर, लेकिन हल अभी तक नहीं निकाला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन है? अभिमन्यु जी से मैं पूछना चाहूंगा, अपने संस्थापक का नाम बताएंगे आप गूगल मत करिए, मैं बता देता हूँ। A.O. हुमे ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। उसके बाद से लगातार जब प्रदेश में, देश में जो वहां की चीजें यहाँ बनी, इनके शासनकाल में छत्तीसगढ़ में एशिया का सेकंड लार्जेस्ट चर्च बनता है। हम सारी चीजों को लेकर लगातार हमारे जो स्वर्गीय नेता दिलीप सिंह जुदेव जी ने लाखों लोगों का, जिनका धर्म परिवर्तन कराया जा चुका था, उनकी घर वापसी कराई है, उनको अपने मूल धर्म में वापस लाया है और आज वो अपने उस आदिवासी धर्म का पालन कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम स्वर्गीय बिरसा मुंडा जी भगवान, जिनके लिए हम राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाते हैं, उनको धर्मांतरण करने के लिए लेकर के गया था। तो धरती आबा करके उन्होंने आंदोलन खड़ा किया और अपना धर्म परिवर्तन होने से बचाया। ऐसे लोगों को हम आदर्श मान करके चलते हैं। और जो केरल वाली घटना हुई या नन वाली घटना, केवल और केवल अभी जो नया कानून आने वाला उसके खिलाफ में उन चीजों को उपयोग किया जा रहा है। न्यायालय का जो फैसला है उसका हम सम्मान करते हैं। और अगर कहीं से भी छत्तीसगढ़ की बच्चियों को किसी भी प्रकार का ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इस सब चीजों की सामना करने की जरूरत लेकिन गंधर्व जी, आपको नहीं लगता कि सूचना तंत्र कमजोर है? गंधर्व जी, नहीं लगता सूचना तंत्र कमजोर है? क्योंकि जब भी ये घटनाएं सामने आती हैं तो या तो किसी हिंदूवादी संगठन के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा जानकारी दी जाती है। ऐसा क्यों नहीं होता कि सीधा जानकारी पहुंच जाए सूचना तंत्र की? आपको नहीं लगता कि बहुत कमजोर है सूचना तंत्र आपका? देखिए, सूचना तंत्र जैसे इस प्रकार की जब चीजें होती हैं तो प्रेयर ऑर्गेनाइज हो रहा है। अब हर चीज में उसमें, अब जैसे कोई मंदिर में पूजा कर रहा है, चर्च में पूजा कर रहा है,
तो जिस प्रकार से एक सामाजिक तरीके से जब चीजें पता चलती है किसी सामान्य कार्यकर्ता को कि बजरंग दल के जो संगठन के लोग हैं या बाकी हिंदू दलों के जो लोग हैं, उनको जब ये चीजें जानकारी में आती है तो निश्चित तौर पे वो अपनी टीम को भी बुलाते हैं और साथ ही साथ प्रशासन को भी सूचित करते हैं। अब इसमें इस प्रकार की चीजें चल रही है, कौन कर रहा है, अब जैसे एनजीओ की फंडिंग है उसके ऊपर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। केंद्र में तो बहुत सारी चीजों के ऊपर कार्रवाई हो गई, फॉरेन फंडिंग को लिमिटेड कर दिया गया है। अब प्रदेश में भी उसी स्तर पे कार्रवाई हो रही है। तो सूचना तंत्र एक दूसरे की सूचना के आदान प्रदान पर निर्भर करता है। इंटेलिजेंस क्या आता है, क्या इनपुट है, उस पर किस प्रकार से चीजें की जानी चाहिए, और अगर चीजें की भी जाती है तो उस पर क्या कानून है कि जिस पे एक्शन लिया जा सके। हम आज जिस कानून में खड़े हैं वो 1968 का कानून है, जिसमें केवल मात्र 10,000 से 20,000 रुपए में जमानत मिल जाती है। इसी को और कठोर करने की आवश्यकता है। इसमें दंड को भी अधिकतम 10 वर्ष से 15 वर्ष करने की आवश्यकता है, और ये जुर्माने की राशि को भी कम से कम 10 से 25 गुना बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोग पीछे हटे। ठीक है, अभिमन्यु जी से मैं सभी दिशाओं में कार्य किया जा रहा है। ठीक है, अभिमन्यु जी से भी मैं सवाल लेना चाहूंगी उनसे। अभिमन्यु जी, आपसे सवाल ये रखेगा कि हम ये बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं कि एक कानून आएगा, और इस बार भी अब जब सत्र चला तो ये संभव था कि शायद इस बार कानून लाया जाए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब अगले सत्र में धर्मांतरण पर कानून बनेगा और अगले सत्र में ये कानून आएगा। तो आपको नहीं लगता कि जरूरी है कि जिस तरह से हम अभी, हालांकि कार्रवाई होती है, जितने भी मामले सामने आते हैं धर्मांतरण के, इन पर कार्रवाई तो होती है, लेकिन कार्रवाई से ज्यादा जरूरी है कि इन पर रोक लगाई जाए। और अब जो नया कानून आएगा उससे क्या लगता है कि कितना बदलाव संभव है, कितना बदलाव हो सकता है? देखिए, बदलाव तो पता चलेगा जब कानून आएगा, और कानून आने की बातें हम आज से नहीं बहुत पहले से सुन रहे हैं। पिछले सत्र में भी कहा विजय शर्मा जी ने कि ड्राफ्ट तैयार है, बस हम उसको लागू करेंगे। चुनाव के पहले भी मैंने सुना था, कई जगह उन्होंने चुनावी रैलियों में कहा था कि बस लगभग हमारी पूरी तैयारी है और 60 दिन के अंदर जो है ये कानून बन जाएगा। तो वो भी 60 दिन हमने देख लिया, अभी ये सत्र भी निकल गया, अगले सत्र का भी इंतजार कर लेते हैं। तो यही इसी बातों का विरोध रहता है कि हल निकाला जाए। अब जैसे गंदर भाई बोल रहे थे छत्तीसगढ़ की बेटियों के साथ गलत अगर होता तो हम भी बिल्कुल, कुछ भी ऐसी बात है तो सब आपके साथ खड़े रहेगा विपक्ष, लेकिन वहां बच्चियों ने बल्कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ और नैनो के पक्ष में बयान दिया, और वो कहा गया कि उनको डराया धमकाया जा रहा था और अपने हिसाब से बयान देने को कहा जा रहा था। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और आपने भी सही कहा कि ये पैटर्न बन चुका है कि हर जगह सीधे पुलिस कहीं नहीं जाती, सीधे पहले बजरंग दल पहुंचता है, विश्व हिंदू परिषद पहुंच जाता है, फिर उसके बाद उस प्रकार की बातें होती है। तो पुलिस को सीधे पहुंचने की जरूरत है। और कानून अगर आपको लगता है तो कानून आप ला दीजिए। 2 साल हो गए हैं, आपकी लगभग 2 साल होने वाले, 3 साल और ज्यादा सरकार का बचा हुआ है। ठीक है, समय का अभाव है। अभिमन्यु जी, गंधर्व जी से मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट लूंगी। गंधर्व जी, संक्षिप्त में अपनी भी बात रखिएगा। देखिए, बिलासपुर में कांग्रेस के विधायक हैं अटल श्रीवास्तव जी, उन्होंने विधायक निधि से सामुदायिक भवन के लिए बजट आवंटित किया था, और जब वहां जाकर के निर्माण को देखा गया तो वहां चर्च का निर्माण हो गया था। इन्हीं की एक विधायक है कविता प्राण लहरे जी, जब चुनाव जीते तो उन्होंने एक संगाई सभा जो कराते हैं, एक पादरी उनके सभा में जाकर के बोला मेरे को ये जो भी है पादरी उनका आशीर्वाद मिला तो मैं विधायक तो गंदर भाई, आरोप के अलावा आप क्या कर रहे हैं बताइए ना, हमारे ऊपर से धर्मांतरण रोकने की बात करते, आप इन दोनों के ऊपर स्टेटमेंट दीजिए। ये 2 लोगों ने जो किया, क्या वो गलत था? क्या इसके खिलाफ कोई नोटिस दिया कांग्रेस पार्टी ने? क्योंकि ये लोग जनप्रतिनिधि हैं, ये प्रदेश में उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इससे प्रदेश में स्पष्ट एक संदेश जाता है कि कांग्रेस पार्टी इनके पीछे खड़ी है। तो इस प्रकार की चीजें देखने से, क्योंकि केवल और केवल जो केंद्र में बैठे हैं, जिन्होंने इतने साल तक राज किया, 10 जनपद में जो इनके बंगले हैं, गांधी परिवार को खुश करने के लिए इस प्रकार के कृत्य और इस प्रकार की चीजें छत्तीसगढ़ में की जाती है। यहाँ एक मोटिव के तहत एक सेंट्रल इंडिया के अंदर ये अपना एक फॉर्म बनाना चाहते हैं, उसी की चीजें ये हो रही है। 17 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है छत्तीसगढ़ के इतिहास में, उसके बाद भी अगर हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसमें आपको आपके गिरेबान में झांक के देखने की पहले जरूरत है। अभिमन्यु जी, गंधर्व जी, माफी चाहेंगे, समय का अभाव है। इस चर्चा को यहीं पर हम विराम देंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो धर्मांतरण विरोधी जहां लगातार आपको बताते चलेंगे, धर्मांतरण को लेकर अब सियासत तो गर्मा चुकी है छत्तीसगढ़ में। जिस तरह से हम देख रहे हैं, धर्मांतरण पर सियासत है, लेकिन जरूरत है कि इस पर रोक हो। कार्रवाई होती है जब भी धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं, दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती हैं, लेकिन
कार्रवाई होती है और इसके इतर जरूरत है कि कार्रवाई के इतर उन पर रोक लगाई जाए, एक ऐसा सख्त कानून लाया जाए जिससे कि धर्मांतरण पर पूरी तरह से रोको। हालांकि अब ये आश्वासन दिया गया है, आश्वासन कहें या फिर यूं कहें कि अभी एक ये तसल्ली दी गई है कि अगले सत्र में धर्मांतरण पर कानून आएगा और उस कानून के बाद अब क्या बदलाव होगा ये इसका इंतजार करना होगा। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ, दीजिए इजाजत। नमस्कार।